बहुत बढ़िया है। आज तो काफी बच्चे आ गए हैं। तो हम लोग बातें कर रहे थे मानव में जनन की घटनाएं, कि मानव में जनन की कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो सबसे पहला है युग्मकों का निर्माण। युग्मक यानी वे अगुणित कोशिकाएं जो लैंगिक जनन में भाग लेती है। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो वे अगुणित कोशिकाएं जो लैंगिक जनन में भाग लेती है उन्हें कहते हैं युग्मक। पुरुषों में बनते हैं शुक्राणु और स्त्रियों में बनती है अंड कोशिकाएं। शुक्राणु और अंडाणु का बनना कब प्रारंभ होता है? जब यौनारंभ शुरू होता है। 12 से 13 साल की उम्र के पश्चात हमारे जननांग सक्रिय होते हैं, हार्मोन बनाते हैं, हमारे शरीर में गौण लैंगिक लक्षण प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान हमारे शरीर में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। एक बात याद रखना है, मानव के शरीर में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण यौनारंभ यानी 12-13 साल की उम्र से प्रारंभ हो जाता है, जो उसके मरने तक लगातार होता रहता है। यानी शुक्र जनन की प्रक्रियाएं जो है पुरुष के अंदर जीवन पर्यंत होती है, लगातार होती है। ठीक है। जबकि स्त्रियों के अंदर अंड कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रियाएं जो है वह लगभग 50 वर्ष की उम्र तक। ये वर्ड हमें याद रखना है। महिलाओं में अंड जनन की प्रक्रियाएं 50 वर्ष की उम्र तक होती है। इसके पश्चात आती है रज्जो निवृत्ति। यह रज्जो निवृत्ति होने के बाद में महिलाओं में अंड कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रियाएं रुक जाती है। कपुआ पड़ गया। ठीक है। तो रज्जो निवृत्ति होने के पश्चात वो महिला कभी मां नहीं बन सकती है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में अंड कोशिका बनेगी नहीं। जब अंड कोशिका नहीं बनेगी तो फिर वो कहां से संतानोत्पत्ति को करेगी। तो मानव में जब जनन की प्रक्रियाएं होती है तो पहली घटना होगी वह है युग्मकों का निर्माण। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रियाएं प्रारंभ होती है तो उसके पश्चात जनन की प्रक्रिया के लिए जरूरी होता है कि नर युग्मक यानी शुक्राणु, मादा युग्मक यानी अंडाणु, इन दोनों का आपस में संयोजन हो। क्योंकि मादा युग्मक अंडाणु है, स्त्री के शरीर में बनता है और अंडाणु के अंदर गति करने की क्षमता नहीं है, जबकि शुक्राणु गतिशील होते हैं। अतः जरूरी होता है कि इन शुक्राणुओं को अंडाणु तक पहुंचाने के लिए शुक्राणुओं को मादा के शरीर में छोड़ा जाए। तो शुक्राणुओं को मादा के शरीर में छोड़ने की प्रक्रिया को हम कहते हैं वीर्य सेचन। और वीर्य सेचन की प्रक्रिया से नर अपने युग्मकों को मादा के जनन पथ में यानी मादा के जननांगों के अंदर छोड़ देता है, जहां से शुक्राणु अपनी पूंछ के द्वारा गति करते हुए अंड कोशिका तक पहुंचते हैं। तो पहली क्रिया थी युग्मकों का निर्माण और दूसरी प्रक्रिया है नर युग्मकों का स्थानांतरण। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वीर्य सेचन कहेंगे। वीर्य सेचन याद रखना है। इसके बाद में तीसरा स्टेप आता है निषेचन। जब शुक्राणुओं को मादा के जनन पथ में छोड़ दिया जाता है तो जनन पथ की पेशियों के द्वारा और शुक्राणु की पूंछ की गति के द्वारा शुक्राणु आगे बढ़ेगा। किस ओर? जिस तरफ अंडाणु है। तो ये अंडाणु के साथ में संयोजित हो जाएगा, अंडाणु के साथ में जुड़ जाता है और निषेचन की प्रक्रियाओं को संपन्न करेगा। जब निषेचन संपन्न होता है तो बनता है जाइगोट यानी युग्मनज बनता है। यह युग्मनज क्या काम आता है? यह युग्मनज आगे विकसित होकर पूरा का पूरा एक भ्रूण का निर्माण करेगा, पूरे के पूरे एक नए जीव का निर्माण करता है। युग्मनज का निर्माण हो गया कहां पर? अंडवाहिनी में। हम डिटेल से उसको आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। तो युग्मनज के निर्माण के पश्चात इस युग्मनज में विदलन की प्रक्रियाएं प्रारंभ होती है और यह, हाँ बोलो, यह तीसरा पाठ हमने शुरू किया है, मानव में जनन। तीसरा पाठ है ये अपना। अब निषेचन की प्रक्रियाओं में कोरक पुट्टी का निर्माण होगा। कोरक पुट्टी यानी ब्लास्टुला अवस्था यानी 64 कोशिकीय अवस्था। तब ये कोरक पुट्टी जो है गर्भाशय में आती है और गर्भाशय की भित्ति के साथ में आरोपण करती है। गर्भाशय की भित्ति में आरोपण के पश्चात भ्रूण का परिवर्धन फास्ट होता है, यानी बच्चा तेजी से विकसित होता है और आगे की प्रक्रियाएं संपन्न होगी।
जब शिशु का पूर्ण परिवर्धन हो जाता है तो शिशु का जन्म होता है। शिशु के जन्म की प्रक्रिया को कहते हैं प्रसव। यह शब्द हमें याद रखना है। ठीक है। तो ये सारी घटनाएं हैं जो मानव में जनन की प्रक्रिया के दौरान होती है। कहां से कहां तक? युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया से लेकर शिशु के जन्म तक। शिशु के जन्म के पश्चात भी मादा जननांगों का कार्य पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि जो शिशु ने जन्म लिया है उसको फीडिंग करवानी है, उसे भोजन प्रदान करना है। तो मादा के शरीर में पाई जाने वाली जो स्तन ग्रंथियां हैं, यह स्तन ग्रंथियां क्या करती है? सक्रिय हो जाती है, दूध का निर्माण करती है और बच्चा उस दूध को पीता है, बच्चे का पोषण होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं संपन्न होती है। याद रखना है कि पुरुष के अंदर शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया यौनारंभ से प्रारंभ होती है और उसके जीवन पर्यंत चलती है। यानी जब व्यक्ति 90 साल का हो जाता है तो भी उसके शरीर में शुक्राणु बनते रहते हैं। जबकि मादाओं के अंदर अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया जो है 50 वर्ष की आयु के पश्चात बंद हो जाती है। 50 वर्ष की आयु तक, 45 साल, 44 साल, 45 साल के बाद में ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। जब महिलाओं में अंड जनन की प्रक्रियाएं रुक जाती है तो उसे कहते हैं रज्जो निवृत्ति कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे आर्तव चक्र में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आता है नर जनन तंत्र। ये डायग्राम तुम लोगों को दिख रहा होगा सबको, ठीक है। तो मानव नर जनन तंत्र में कितने अंगों को या किन किन अंगों को जोड़ा गया है? तो सबसे पहला है वृषण। इसे कहा जाता है यह मुख्य जननांग है और बाकी के सारे अंग जो है यह सहायक जननांग है। सहायक जननांग क्यों है? क्योंकि यह नर युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करता है वृषण। उसके अतिरिक्त नर युग्मक के स्थानांतरण में सहायता करते हैं ये अंग, अतः इन्हें कहा गया है सहायक जननांग कहा गया है। तो सबसे पहले आता है एक जोड़ी वृषण। इन वृषणों के ऊपर, जैसे यह एक जोड़ी वृषण है, 1 और 2 वृषण के बारे में याद रखना है। शरीर के बाहर वृषण कोष यानी चमड़ी की थैली में पाए जाते हैं। वृषण वृषण कोष के अंदर स्थित होते हैं, शरीर के बाहर पाए जाते हैं। उसका एक रीजन है, इन वृषणों के अंदर शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रियाएं होती है। तो शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर के ताप से कम ताप की आवश्यकता होती है। तो वृषण शरीर के बाहर है, वृषण कोष में पाए जाते हैं। इस कारण से यह हमारे शरीर के ताप से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे रहते हैं। इस कारण से यहां पर शुक्र जनन की प्रक्रियाएं होती है। तो समस्त स्तनधारी जिनके शरीर का ताप समान रहता है हर मौसम में, इन समस्त स्तनधारियों में नर के अंदर वृषण शरीर के बाहर स्थित होते हैं। यह याद रखना है। लेकिन इसका अपवाद है। अपवाद क्या है? लेकिन इसका अपवाद है। तो वृषण शरीर के बाहर वृषण कोष यानी चमड़ी की थैली में स्थित होते हैं। उसका रीजन है कि वृषणों का ताप शरीर के ताप से थोड़ा सा कम रखा जाता है ताकि शुक्र जनन की प्रक्रियाएं संपन्न हो। तो वृषण शरीर के बाहर होने से वृषणों का ताप हमारे शरीर के ताप से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है। इस कारण से शुक्र जनन की प्रक्रियाएं संपन्न होती है। गर्मी के मौसम में देखा होगा कि हम बाहर का टेम्परेचर जो होता है वो शरीर के टेम्परेचर के लगभग बराबर होता है, उससे ज्यादा ही होता है। तो वृषण कोष जो होते हैं थोड़े से ढीले रहते हैं। तो वृषण शरीर से थोड़ा दूर रहते हैं, लटकी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन सर्दी के मौसम में बाहर का टेम्परेचर जो है, सर्दी के मौसम में बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो कम टेम्परेचर के ऊपर भी शुक्र जनन की प्रक्रियाएं संपन्न नहीं होगी। तब क्या करता है कि ये जो वृषण कोष है, ये वृषण कोष सिकुड़ जाता है और इन वृषणों को हमारी देह गुहा से चिपका के रखता है, जिस कारण से इनका ताप मेंटेन रहता है। ठीक है। तो एक जोड़ी पाए जाते हैं वृषण। वृषण के 2 कार्य है। पहला है शुक्राणुओं का निर्माण करना और दूसरा है नर जनन हार्मोन, जिसको हम कहते हैं
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष ग्रंथि, यानी हमारे वृषणों से स्टार्ट होता है। दूसरा होता है एक जोड़ा अधिवृषण। अधिवृषण कोमे के आकार की संरचनाएं है, प्रत्येक वृषण के ऊपर पाई जाती है, अति कुंडलित नलिका है। इसकी लंबाई अगर इसको खोलें तो इसकी लंबाई लगभग 10 मीटर तक लंबी होती है। इन एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण का कार्य होता है कि यहां पर बनने वाले शुक्राणुओं को धारण करना, उनका स्टोर करना, उन्हें पोषण प्रदान करना और जनन की प्रक्रियाओं में अंड कोशिका के निषेचन के लिए उन्हें तैयार करना। फिर आता है एक जोड़ी शुक्रवाहिनियां जो हमारे वृषण कोश से निकलकर और हमारे शरीर में देहगुआ में आती है और मूत्राशय के चारों ओर लूप बनाकर यहां पर बनाती है, मूत्र मार्ग का निर्माण करेगी। इसके बारे में कल डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। जब पुरुष नसबंदी की जाती है तो पुरुष नसबंदी के दौरान ये जो वृषण कोश है, इस वृषण कोश में छोटा सा चीरा लगाकर इन दोनों शुक्र वाहिनियों को, इस वृषण की और इस वृषण की दोनों शुक्र वाहिनियों को काटकर, मोड़कर, उनके ऊपर लूप लगाकर पैक कर दिया जाता है, जिससे वृषणों के अंदर शुक्राणु बनते हैं, लेकिन ये शुक्राणु वीर्य के द्वारा शरीर के बाहर नहीं आ पाते हैं, तो संतानोत्पत्ति रुक जाती है। फिर शुक्र वाहिनियां जो होती है, ये अपनी अपनी ओर के शुक्राशय के साथ मिलकर यहां पर बनाती है स्खलनीय वाहिनी, और यह स्खलनीय वाहिनी आगे मूत्र नलिका के साथ जुड़कर मूत्र मार्ग का निर्माण करती है। यह मूत्र मार्ग जो होता है आगे शिशन के मुंड पर खुलता है, इस भाग को कहते हैं शिशन। मानव में शिशन मैथुनांग होता है। मैथुनांग का मतलब होता है मैथुन की प्रक्रिया में सहायता करता है। कौन आया है अभी और? तो ये जो मूत्र मार्ग है, यह मूत्र मार्ग मानव के अंदर लंबी बेलनाकार मांसल संरचना के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। जिस छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है उसे कहते हैं मूत्र जनन छिद्र। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी छिद्र से हम मूत्र का निष्कासन करते हैं और मैथुन प्रक्रिया के दौरान हमारे शरीर से वीर्य का निष्कासन होता है, शुक्राणुओं का निष्कासन भी इसी छिद्र के द्वारा होता है। यानी यह शिशन मूत्र के त्याग में सहायता करता है और जनन की प्रक्रिया के दौरान मादा के शरीर में वीर्य सेचन करने में सहायता करता है। अतः इस छिद्र को कहा जाता है मूत्र जनन छिद्र कहते हैं। ये जो शिशन होता है, ये शिशन उत्थानशील यानी सामान्य अवस्था में छोटा, ढीला और कोमल होता है, लेकिन सेक्स की प्रक्रिया के दौरान, मैथुन की प्रक्रिया के दौरान यह शिशन लंबाई में बड़ा हो जाता है, कड़ा हो जाता है और मादा की योनि में प्रविष्ट होकर अपने शुक्राणुओं को वहां पर छोड़ देता है, यानी वीर्य सेचन की प्रक्रियाओं को करने में सहायता करता है। शिशन का जो अग्रभाग होता है, ये थोड़ा सा फूला हुआ रहता है, जिसके शीर्ष पर यहां पर पाया जाता है मूत्र जनन छिद्र। इस फूले हुए भाग को कहते हैं शिशन मुंड यानी ग्लांस पेनिस कहते हैं। यह ग्लांस पेनिस सामान्य अवस्था में चमड़ी के द्वारा ढका रहता है, लेकिन जब इस शिशन के अंदर उत्थान होता है, जब शिशन कड़ा और लंबा हो जाता है, तो यहाँ की जो त्वचा होती है वो पीछे की तरफ फोल्ड होकर पीछे की तरफ आ जाती है, शिशन मुंड यहाँ पर खुल जाता है। तो इस त्वचा को कहा जाता है प्रीपियूस कहते हैं। प्रीपियूस नाम याद रखना है। प्रीपियूस यानी शिशन की वह त्वचा जो शिशन मुंड को ऊपर से ढककर रखती है। यह प्रीपियूस शिशन के लंबा और कड़ा होने पर फोल्ड होकर पीछे की तरफ आ जाती है, जिससे शिशन मुंड खुल जाता है, ओपन हो जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं हम कल और इसको डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आता है शुक्राशय। शुक्राशय यानी इस मूत्राशय जो है, इस मूत्राशय के पार्श्व में यानी साइड में पाई जाने वाली विशिष्ट प्रकार की ग्रंथियां हैं। विशिष्ट प्रकार के तरल का निर्माण करती है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि के तरल के साथ मिलकर बनाती है, वीर्य का निर्माण करती है। तो वीर्य का निर्माण किससे होगा? शुक्राशय से और प्रोस्टेट ग्रंथि से। इसके बारे में भी डिटेल से हम पढ़ेंगे कि आगे प्रक्रिया कैसी होती है। फिर ये जो मूत्राशय है, इस मूत्राशय के आधारीय भाग में यहां पर पाई जाती है एक सिंघाड़े के आकार की, जो सिंघाड़ा हम लोग खाते हैं मौसम के अंदर,
इस सिंगाड़े के आकार की ग्रंथि होती है जो यहाँ पर व्हाइट कलर में दिखाई गई है, इसे कहते हैं पोरुस ग्रंथि। इसे कहा जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि। यह प्रोस्टेट ग्रंथि एक क्षारीय तरल का निर्माण करती है। यह क्षारीय तल वीर्य का प्रमुख भाग होती है, वीर्य का निर्माण करने में सहायता करती है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि का स्त्राव और शुक्राशय ग्रंथि का स्त्राव, ये दोनों मिलकर वीर्य का निर्माण करती है। फिर आती है काउपर ग्रंथि, यानी इसके जस्ट नीचे की तरफ एक चिकना क्षारीय तरल बनाती है जो मूत्र मार्ग को क्षारीय और चिकना बनाने में सहायता करती है और मादा की योनि को चिकना बनाती है, जिससे मैथुन प्रक्रिया आसान हो जाए। इसके बारे में हम और डिटेल से आगे पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। तुम लोगों के पास में मैटर आज आ जाएगा, मैं इसकी पीडीएफ बनाकर तुम लोगों को भेज दूंगा। मेरे खुद के अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं। उन नोट्स को अगर पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें डायग्राम भी अच्छी तरीके से बनाए हुए हैं और नोट्स पढ़ोगे तो ये सारी बातें समझ में आएगी। और नोट्स जब मैं भेजूं तो इसको अपनी कॉपी में जरूर उतारना। एक तुम लोगों के लिए सूचना है कि इस्माइल 3 के प्रोग्राम जो भी आते हैं हम तुम लोगों को भेज देते हैं ग्रुप के अंदर, उन्हें देखना है। हर शनिवार को क्विज होती है। वो क्विज केमिस्ट्री की हो सकती है, फिजिक्स की हो सकती है, बायो की हो सकती है। उस क्विज को तुम लोगों को करना है। जैसे तुम लोग क्विज खोलोगे, अपना नाम रजिस्टर करोगे, फिर अपने स्कूल के नाम के लिए 220 911 ये शब्द ये नंबर याद रखना। 220 911 नंबर, यह अपने विद्यालय के निक आईडी है। इस निक आईडी को डालेंगे तो हमारा नाम और हमारी कक्षा और हमारा विद्यालय हमारे पोर्टल के ऊपर जाकर रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद में जब भी शनिवार आएगा तुम लोग खोलोगे तो हमें लिखना पड़ेगा हेलो। हेलो लिखते ही अपना नाम आ जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो अपने लिए जो टेस्ट है वो टेस्ट आ जाएगा। उस टेस्ट को हमें करना है, सबमिट करना है। उस जैसे ही सबमिट होगा 10 क्वेश्चन होते हैं, उन 10 क्वेश्चन को हम करेंगे तो तुरंत हमें की मिल जाएगी और हमारा रिजल्ट आ जाएगा कि 10 में से हमने कितने क्वेश्चन सही किए। और जो की आती है उस की को अपनी कॉपी में उतारकर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना कि 25 तारीख को शनिवार को ये की आई थी, उस की को देखकर उसके सारे क्वेश्चन लिख देना। तो ये तुम लोगों के लिए क्या होगा कि भविष्य में अगर कोविड लगातार चलता रहा तो नंबरों को देने का एक आधार होगा। अभी हमारे पास कोई आधार नहीं था। जो बच्चा अच्छा था उसको फुल में से फुल नंबर दिए थे, जो बच्चा अच्छा नहीं था तो उसको कम नंबर दिए। लेकिन अगर हमने हर शनिवार की को क्विज को हमने किया है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हम तो उसको देखकर नंबर तुरंत दे देंगे 20 में से 20। इसलिए क्विज करनी है। और मैं भी जैसे बायोलॉजी की क्विज आई नहीं रही है तो मैं तुम लोगों के लिए अलग से क्वेश्चन बनाकर हर शनिवार को भेजूंगा, अपनी कॉपी में उसको मेंटेन करना। ठीक है ना? तो क्विज की हमें अलग से कॉपी बनानी है। तो ये अपना आज का टॉपिक अब इतना ही पढ़ते हैं। अब बाकी अपन लोग पढ़ेंगे कल। अभी तो लाइट भी चली गई है तो कल इसके बारे में हम और पढ़ेंगे।